बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एंटीकोगुलेंट्स ड्रग के बारे में पढ़ेंगे, यानी वो ड्रग जो कोआगुलेशन को स्टॉप करे, इसके ख़िलाफ़ काम करे। कोआगुलेंट का मतलब जो क्लॉट फार्मेशन हो गया है, सही है, इसको किस तरह हम तोड़े इस ड्रग के ज़रिए। ब्लड कोआगुलेशन जनरली आपको पता है कि बोथ द एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक सिस्टम इन्वॉल्व अ कैस्केड ऑफ एंजाइम रिएक्शन दैट sequentially transform various plasma factor to their active forms। एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक जो पाथवे है जिसमें कोआगुलेशन फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप ये देखें ज़रा, यहाँ से मैं पिन से आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये जो है इंट्रिंसिक पाथवे है, ये यहाँ तक इसमें, और ये जो दो फिर कोआगुलेशन फैक्टर है, फैक्टर 7 और 10, ये यहाँ से फिर एक्सट्रिंसिक पाथवे है। इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है कि फैक्टर 12 जो है वो एक्टिवेट होता है। तो फैक्टर 12 ए मतलब एक्टिवेटेड फैक्टर 12। फैक्टर 12 जब एक्टिवेट होता है, ये कोआगुलेशन फैक्टर है, तो ये आके फैक्टर 11 को एक्टिवेट करेगा। ये फैक्टर 11 है, इसके साथ जब मिलेगा तो ये एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाएगा। जब फैक्टर 11 एक्टिवेट हो जाता है तो फैक्टर 11 से फिर फैक्टर 9 इसके साथ ये मिलेगा, और फैक्टर 9 फिर जब एक्टिवेट होता है ये आके फिर फैक्टर 10 के साथ मिलेगा। सही है, जो फैक्टर 10 के साथ मिलेगा तो फैक्टर 10 एक्टिवेट होगा। जब फैक्टर 10 एक्टिवेट होगा तो फैक्टर 10 की वजह से प्रोथ्रम्बीन जो है वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, थ्रोम्बीन में। ये नीचे दिया हुआ है, सही है। थ्रोम्बीन में जब ये कन्वर्ट हो जाएंगे तो थ्रोम्बीन का काम फिर क्या है, ये फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। थ्रोम्बीन फिर क्या करता है, फाइब्रिनोजिन जो है ये इनएक्टिवेटेड और इनसॉल्युबल फॉर्म है, सही है, इसको फिर सॉल्युबल ये सॉल्युबल फाइब्रिनोजिन है, इसको इनसॉल्युबल फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। ये इस तरह इनसॉल्युबल होते हैं, फिर ये लेयर ऊपर बनता है प्लेटलेट के, और इससे कोआगुलेशन होता है। सही है, ये इंट्रिंसिक पाथवे है। एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है कि फैक्टर 7 जो है वो एक्टिवेट होता है, और जब फैक्टर 7 एक्टिवेट होता है तो फिर आके फैक्टर 10 के साथ मिलता है, और इसको फिर फैक्टर 10 को एक्टिवेट करते हैं, और फिर सेम मैकेनिज्म है कि प्रोथ्रम्बीन थ्रोम्बीन में कन्वर्ट होगा, और थ्रोम्बीन फिर फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है, और फाइब्रिन जो है फिर कोआगुलेशन काज करता है। तो अगर इन पाथवेज में हम किसी एक पाथवे को ब्लॉक करें, सही है, फॉर एग्जांपल हम फैक्टर 10 है यहाँ पर, इसको यहाँ पर ब्लॉक करते हैं, सही है, या यहाँ पर जो है प्रोथ्रम्बीन का कन्वर्जन ब्लॉक करते हैं प्लाज्मिनोजिन में, सही है, थ्रोम्बीन में, तो इससे क्या होगा, ये फाइब्रिन नहीं बनेगा। असल मतलब ये है। तो ये सब पाथवे जो चल रहा है, इस सब पाथवे का मकसद ये है कि ये जाके एंड में प्रोथ्रम्बीन को थ्रोम्बीन में कन्वर्ट करे। इन सब पाथवे का गरज और मकसद एक ही है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दोनों का, कि ये सब जब एक दूसरे को एक्टिवेट करता है तो ये जाके इसका फाइनल स्टेज क्या है कि प्रोथ्रम्बीन को थ्रोम्बीन में कन्वर्ट करे। और थ्रोम्बीन का काम फिर क्या है, वो फाइब्रिनोजिन जो है, इन सॉल्युबल फाइब्रिनोजिन, सॉल्युबल का मतलब ये कि ब्लड में सॉल्युबल होता है, ये क्लॉट नहीं बनाता है, ये जाके इसको फाइब्रिन में कन्वर्ट करे। कौन, थ्रोम्बीन। थ्रोम्बीन आके फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करे, और फाइब्रिन फिर जाके क्लॉट बनाए। सही है। अच्छा जी, तो यहाँ पर आते हैं, बोथ एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक सिस्टम, ये जो दोनों इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सिस्टम, सही है, इन्वॉल्व इन कैस्केड ऑफ एंजाइम। कैस्केड मतलब एक पूरा चेन चलता है एंजाइम का यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर फिर कैल्शियम आता है, इसके साथ देता है विटामिन को फैक्टर 8 जो है वो भी आता है, ठीक है। तो फिर जाके फैक्टर 10 एक्टिवेट होता है, पूरा रिएक्शन होता है। ये वीरियस प्लाज्मा फैक्टर्स या जो प्रो एंजाइम है, इनएक्टिवेटेड एंजाइम है, इसको एक्टिवेटेड एंजाइम में कन्वर्ट करता है, जिस तरह ये एंजाइम यहाँ पर एक्टिवेट हो गए। दे अल्टीमेटली प्रोड्यूस फैक्टर 10 एक्टिवेटेड 10A विच कन्वर्ट प्रोथ्रम्बीन टू थ्रोम्बीन। प्रोथ्रम्बीन इसको फैक्टर 2B कहते हैं, सही है। तो फैक्टर 10 का फिर काम यह है कि फैक्टर 10 आके प्रोथ्रम्बीन को थ्रोम्बीन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। थ्रोम्बीन प्लेज अ की रोल इन कोआगुलेशन। थ्रोम्बीन का कोआगुलेशन में की रोल है कि ये ब्लड क्लॉट बनाए। कोआगुलेशन का मतलब ब्लड क्लॉट बनाना, ब्लड को हेमरेज से बचाना, ठीक है, ब्लीडिंग जो होती है ज़्यादा, इसको बचाना, हेमोस्टेसिस को मेंटेन करना।
थ्रम्बिन का काम होता है, थ्रम्बिन किस तरह हेमोस्टेसिस कंट्रोल करता है, वो जाके फाइब्रिनोजेन को कन्वर्ट करेगा फाइब्रिन में। अच्छा जी, विद दिस, अच्छा, थ्रम्बिन प्ले a key role in coagulation because it is responsible for generation of fibrin। थ्रम्बिन किस तरह फाइब्रिन को जनरेट करता है, थ्रम्बिन आके फाइब्रिनोजिन को कन्वर्ट करता है इनसॉल्युबल फाइब्रिन में, इसलिए ये रिस्पॉन्सिबल है। विच इज़ द ग्लाइकोप्रोटीन दैट फॉर्म्स द मेश लाइक मैट्रिक्स ऑफ द ब्लड क्लॉट। मेश लाइक मतलब इस तरह, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये थ्रीड लाइक एक जाल सा बनाता है फाइब्रिन, प्लेटलेट और आरबीसीज और इन सब को यहाँ पर बांधते हैं, सही है, तो बाहर ब्लड लॉस को प्रिवेंट करता है। इफ़ थ्रम्बिन इज़ नॉट फॉर्म और इफ़ इट्स फंक्शन इज इम्पेडेड, फॉर एग्जांपल बाय एंटीथ्रम्बिन 3 कोआगुलेशन इज इनहिबिटेड। एंटीथ्रम्बिन 3 जो है अभी हम पढ़ेंगे हेपरिन के साथ फिर ये मिलके, सही है, ये जो है यहाँ पर फाइब्रिन को बनाने फिर नहीं देता, तो कोआगुलेशन इनहिबिट होगा। किस तरह, क्योंकि फाइब्रिन जो है नहीं बनेगा, जब फाइब्रिन नहीं बनेंगे तो यहाँ पर जाल नहीं बनेगा, तो फिर ब्लीडिंग होगी बाहर की तरफ। ईच स्टेप इन द एक्टिवेशन प्रोसेस इज कैटालाइटिक, फॉर एग्जाम्पल 1 यूनिट ऑफ एक्टिवेटेड फैक्टर 10 कैन पोटेंशियली जनरेट 4 यूनिट ऑफ थ्रम्बिन, सो विच विल रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फाइब्रिन एट द साइट ऑफ इंजरी। 1 यूनिट या जो फैक्टर 10 जब एक्टिवेट होता है वो 4 यूनिट ऑफ थ्रम्बिन जो है प्रोड्यूस करता है, यानी फैक्टर 10 जब एक्टिवेट होता है एक फैक्टर 10 वो 4 यूनिट ऑफ थ्रम्बिन को जनरेट करता है, जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ फाइब्रिन बनेगा इंजरी साइट पर और ब्लड ब्लीडिंग को प्रिवेंट करेंगे। सही है जी, ये नॉर्मल मैकेनिज्म है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि फैक्टर 12 जो है आके ये एक्टिवेट होता है, जब इंजरी होती है तो फैक्टर 12 एक्टिवेट होता है और फैक्टर 12 एक्टिवेशन से फैक्टर 11 एक्टिवेट होता है, फैक्टर 11 के एक्टिवेशन से फैक्टर 9 एक्टिवेट होता है, फैक्टर 9 की एक्टिवेशन से फिर जाके फैक्टर 10 एक्टिवेट होता है और फैक्टर 10 के एक्टिवेशन से फिर जाके प्रोथ्रम्बिन वो कन्वर्ट होता है थ्रम्बिन में, और थ्रम्बिन जब बनेगा इन आके फाइब्रिनोजिन को कन्वर्ट करेगा फाइब्रिन में। असल मकसद क्या है, प्रोथ्रम्बिन का प्रोडक्शन है, इससे थ्रम्बिन का प्रोडक्शन है और फाइब्रिनोजिन को कन्वर्ट करना है फाइब्रिन में। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी। एंटीकोगुलेंट मेडिसिन देखते हैं। ड्रग्स दैट हेल्प प्रिवेंट द क्लॉटिंग कोआगुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड को क्लॉटिंग से रोकने के लिए जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती है इसको एंटीकोगुलेंट कहते हैं। कोआगुलेशन विल अकर इंस्टेंटेनियसली वंस अ ब्लड वेसल हैज़ बीन सीवर्ड और इंजर्ड। सीवर्ड मतलब कट, लेसरेशन। कोआगुलेशन कब हो जाएगी, इसी वक्त इंस्टेंटेनियसली, सही है, जब एक वेजल ब्लड वेजल है इस वो इंजर्ड हो जाए, कट हो जाए या लेसरेट हो जाए, ब्लड बिगिन टू सॉलिडिफाई, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। किस वजह से जी, फाइब्रिन की वजह से। टू प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लड लॉस एंड टू प्रिवेंट इन्वेजिव सब्सटेंसेस फ्रॉम एंटरिंग द ब्लड स्ट्रीम। क्यों जी सॉलिडिफाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ताकि ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो, और दूसरा ये कि एंटरिंग टू द ब्लड स्ट्रीम ऑफ इन्वेजिव सब्सटेंसेस, यानी बाहर से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसको प्रिवेंट करे कि कहीं वो ब्लड वेसल के अंदर न जाए। एंटीकोगुलेंट्स में हमारे पास जो है अर्गेट्रोब्राइन, डेबिगाट्रान, डेल्टेपारिन, इनॉक्सापारिन, ठीक है जी, फंडोपारिनॉक्स, हेपारिन, लिपिरिडिन, टेंजापारिन और वारफारिन। ये मेडिसिन है, ये वो मेडिसिन है जो कि एंटीकोगुलेंट मेडिसिन है जो कि क्लॉट फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है। हेपारिन की तरफ आते हैं जी, आप इसके नाम से आशना होंगे, आपने सुना होगा हेपारिन का नाम, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या है, हेपारिन एक्ट बाय बाइंडिंग टू एंटीथ्रम्बिन 3 विद द सब्सिक्वेंट रैपिड इनएक्टिवेशन ऑफ कोआगुलेशन फैक्टर, ठीक है। हेपारिन क्या करता है, एंटीथ्रम्बिन 3 के साथ जाके मिलता है यहाँ पर। एंटीथ्रम्बिन 3 का फंक्शन क्या है जी, ये प्रोथ्रम्बिन को थ्रम्बिन में कन्वर्ट नहीं होने देता। एंटीथ्रम्बिन का काम ये है कि प्रोथ्रम्बिन जो है इसको थ्रम्बिन में कन्वर्ट होने नहीं देता। जब थ्रम्बिन नहीं बनेगी तो फाइब्रिनोजिन नहीं बनेगी, जब फाइब्रिनोजिन एक्टिवेट नहीं होगी तो फाइब्रिन नहीं बनेगी और फाइनली क्लॉट नहीं बनेगी फिर, सही है। अच्छा जी,
सो हेपरिन एक्ट बाय बाइंडिंग टू एंटी थ्रम्बिन 3, यह एंटी थ्रम्बिन 3 के साथ एक ये बाइंड होता है विद सब्सिक्वेंट रैपिड एक्टिवेशन ऑफ कोआगुलेशन फैक्टर। सही है, इनएक्टिवेशन ऑफ कोआगुलेशन फैक्टर को इनएक्टिवेट करता है, यानी कोआगुलेशन फैक्टर 10 जो है यहाँ पर मतलब ये है। कोआगुलेशन फैक्टर 10 का क्या काम था? प्रोथ्रम्बिन को थ्रम्बिन में कन्वर्ट करना। तो एंटी थ्रम्बिन 3 जब आएगा तो कोआगुलेशन फैक्टर 10 जो है इसको इनएक्टिवेट करेगा। सो एंटी थ्रम्बिन 3 इज एन अल्फा ग्लोबुलिन प्रोटीन है, इनहिबिट थ्रम्बिन एंड फैक्टर 10 एक्टिवेटेड, यानी थ्रम्बिन जो है इसको इनहिबिट करता है और फैक्टर 10 को यहाँ पर जब फैक्टर 10 इनहिबिट होगा खुद ब खुद प्रोथ्रम्बिन से थ्रम्बिन नहीं बनेगा। फिर इन द एब्सेंस ऑफ हेपरिन, जब हेपरिन नहीं होता, एंटी थ्रम्बिन 3 इंटरेक्ट वेरी स्लोली विद थ्रम्बिन एंड फैक्टर 10। हेपरिन का काम है कि एंटी थ्रम्बिन 3 को और तेज करना, यानी एंटी थ्रम्बिन 3 तो बहुत है यहाँ पर, उसका काम है कि फैक्टर 10 को इनएक्टिवेट करे और थ्रम्बिन को इनएक्टिवेट करे ताकि फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन में कन्वर्ट ना हो। लेकिन जब हम हेपरिन देते हैं तो ये काम 100 फोल्ड ज़्यादा होता है, सॉरी 1000 फोल्ड इतना ज़्यादा हो जाता है। तो ये तेज़ करता है, एक्चुअली एगोनिस्ट है, हेल्प करता है एंटी थ्रम्बिन 3 का। इन द एब्सेंस, अच्छा, हेपरिन मॉलिक्यूल्स बाइंड टू एंटी थ्रम्बिन 3 इंड्यूसिंग अ कन्फर्मेशनल चेंजेस दैट एक्सेलरेट इट्स रेट्स ऑफ एक्शन अबाउट 1000 फोल्ड। कितना ज़्यादा हो गया, देख ले, जब हमने हेपरिन दे दिया तो अब 1000 गुना ज़्यादा हो गया फंक्शन किसका? एंटी थ्रम्बिन 3 का। अब वो जाके जल्दी जल्दी प्रोथ्रम्बिन को इनहिबिट करेगा कि ये कन्वर्ट ना हो थ्रम्बिन में, और फैक्टर 10 को इनहिबिट करेगा। तो फैक्टर 10 जब इनहिबिट होगा खुद प्रोथ्रम्बिन थ्रम्बिन में कन्वर्ट नहीं होगा। जब थ्रम्बिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो थ्रम्बिन आके फाइब्रिनोजेन को कन्वर्ट करता था, अब फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन में कन्वर्ट नहीं होगा। जब फाइब्रिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो नो फाइब्रिन का क्लॉट फॉर्मेशन, तो क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होगी। थेराप्यूटिक यूज ऑफ हेपरिन को हम कहाँ यूज़ करते हैं? हेपरिन एंड द लो मालिकुलर वेट हेपरिन्स, LMWH का मतलब है लो मालिकुलर वेट हेपरिन्स, ठीक है, जैसे एनॉक्साफरिन वगैरह क्लेक्सियन के नाम से आते हैं। इनका काम है लिमिट द एक्सपेंशन ऑफ थ्रम्बाई बाय प्रिवेंटिंग फाइब्रिन फॉर्मेशन। तो ये थ्रम्बस फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है। क्यों, किस तरीके से? फाइब्रिन फॉर्मेशन ख़त्म करता है तो थ्रम्बाई फॉर्म नहीं होगी। ये बात याद रखें कि ये एंटीकोआगुलेंट्स है, थ्रम्बोलाइटिक नहीं है। ये अगर क्लॉट बन गया है तो ये फिर कुछ नहीं कर सकता हेपरिन। लेकिन अगर क्लॉट नहीं बना है लेकिन आप कोशिश करते हैं कि क्लॉट न बने, तब ये जाके काम करता है। जब क्लॉट बन जाएंगे उसके लिए फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि वो थ्रम्बोलाइटिक या फाइब्रिनोलाइटिक होता है, कि क्लॉट बन गए हैं अब इसको तोड़ना है, तो इसके लिए फिर दूसरे मेडिसिन है जैसे यूरोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज, वो अलग मेडिसिन है। फिर ये अभी थ्रम्बाई जो है इसको प्रिवेंशन के लिए देते हैं ताकि क्लॉट तो बन नहीं गया है लेकिन क्लॉट न बने फ्यूचर में। Heparin has been the major antithrombotic drug for the treatment of acute deep vein thrombosis and pulmonary embolism. पल्मोनरी एम्बोलिज्म और डीप वेन थ्रोम्बोसिस में ये ड्रग जो है ड्रग ऑफ चॉइस है तकरीबन। द इंसिडेंस ऑफ रिकरेंट थ्रोम्बो एम्बोलिक एपिसोड इज आल्सो डिक्रीज, ठीक है। रिकरेंट थ्रोम्बोलिक एपिसोड का मतलब दोबारा थ्रोम्बाई का बनना, इस एपिसोड को इसने डिक्रीज किया है। क्लिनिकली हेपरिन इज यूज प्रोफाइलेक्टिकली हिफ्ज़ मा तक़द्दुम, मरज़ से पहले कि एहतियाती तदाबीर के तौर पर दिए जाते हैं टू प्रिवेंट पोस्ट ऑपरेटिव वेनस थ्रोम्बोसिस, सर्जरी के बाद वेनस थ्रोम्बोसिस को हम इससे प्रिवेंट करें। इन पेशेंट अंडरगोइंग इलेक्टिव सर्जरी, फॉर एग्जांपल हिप रिप्लेसमेंट की सर्जरी है तो पूरा कट लगाते हैं, अंदर क्लॉट बनने का खतरा है तो हम हेपरिन देते हैं। फिर इन द एक्यूट फेज ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, एक्यूट फेज जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है इसमें देते हैं, ठीक है जी। कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस, अगर कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस आफ्टर थ्रोम्बोलाइटिक ट्रीटमेंट इज रिड्यूस विद हेपरिन, ठीक है जी। अच्छा, द ड्रग इज आल्सो यूज्ड इन एक्स्ट्रा कार्पोरल डिवाइसेस, फॉर एग्जांपल डायलिसिस मशीन। एक्स्ट्रा कार्पोरल यानी जो कार्पोरल मेम्ब्रेन के बाहर, फॉर एग्जांपल डायलिसिस मशीन जो है उसमें भी हेपरिन लगाते हैं। किनोला में बाज़ दफ़ा लगाते हैं ताकि थ्रम्बस न बने। सिविलाइन में हेपरिन डालते हैं, हाफ सीसी दोनों जो डबल ल्यूमन है, एक ल्यूमन में हाफ सीसी इंजेक्ट करते हैं ताकि इसमें क्लॉट ना बने और ये ब्लॉक ना हो जाए, ठीक है, टू प्रिवेंट थ्रोम्बोसिस। अच्छा, फार्माकोकाइनेटिक्स हेपरिन का क्या होगा? हेपरिन इज नॉट एब्जॉर्ब फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक, ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक से हेपरिन एब्जॉर्ब नहीं होता ब्लड स्ट्रीम में, तो इसलिए मजबूरन हमें पेरेंटरल यानी IV एक्सेस करना पड़ता है और सबक्यूटेनियस, सही है।
द एलिमिनेशन हाफ लाइफ, जो हाफ लाइफ ऑफ अनफ्रैक्शन हेपरिन, ठीक है, अनफ्रैक्शन हेपरिन इज इन रेंज 0.2 to 2.5 आवर्स एंड इज डोज डिपेंडेंट विद अ लॉन्गर हाफ लाइफ एट हायर डोजेस एंड वाइड इंडिविजुअल वेरिएशन। यानी हाफ लाइफ जो इसका है, अगर आप कम डोज में देते हैं तो 0.5 से 2.5 आवर्स तक है, और अगर ज़्यादा डोजेस देते हैं तो फिर इसका हाफ लाइफ ज़्यादा हो जाएगा। The short half-life mean that a stable plasma concentration is best achieved by constant infusion rather than by intermittent bolus administration। अच्छा, इसको फिर फ्लूइड में डालते हैं, फॉर एग्जांपल नॉर्मल सेलाइन वगैरह, इस तरह के फ्लूइड्स जो है इसमें भी डालते हैं हेपरिन को, और कंटिन्यूस इन्फ्यूजन की सूरत में भी ये चलता है पेशेंट को। नीदर अनफ्रैक्शन हेपरिन नार लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन अक्रॉस द placental barrier and heparin is used in pregnancy in preference to the commodants, यानी commodants मतलब वारफारिन जो है हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, सही है, वारफारिन वगैरह, बिकॉज ऑफ द टेराटोजेनिक इफेक्ट ऑफ वारफारिन एंड अदर ओरल एंटीकोआगुलेंट्स। द एंटीकोआगुलेंट्स इफेक्ट विद हेपरिन अकर विद इन मिनट्स ऑफ IV एडमिनिस्ट्रेशन आर 1 to 2 आवर्स आफ्टर सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। अगर आपने IV दे दिया तो इमीडिएट उसी वक्त जो है एंटीकोआगुलेंट इफेक्ट होगा। अगर सबक्यूटेनियस दे दिया तो 1 to 2 आवर्स आफ्टर, 1 से 2 घंटा लेगा ये अनसेट टाइम। द मैक्सिमम एंटीफेक्टर 10 एक्टिविटी ऑफ द लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन जैसा एनाक्सापरिन, ठीक है, अकर अबाउट 4 आवर्स आफ्टर सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। जो फैक्टर 10 को इनएक्टिवेट करते हैं, इनएक्टिवेट करते हैं, हाँ ठीक है। तो इसके लिए अगर लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन देना है तो वो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन से 4 घंटे बाद अपना इफेक्ट शुरू करेगा, मैक्सिमम एंटी, सही है। हेपरिन मस्ट बी गिवन पेरेंटरली, यानी थ्रू ओरल नहीं, पेरेंटरली अदर देन ओरल, यानी सबक्यूटेनियस और IV, ईदर इन अ डीप सबक्यूटेनियस साइट और इंट्रावेनसली। द लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन्स आर एडमिनिस्टर्ड सबक्यूटेनियसली। आपने हॉस्पिटल में देख ले होंगे जो क्लेक्सेन के नाम से आते हैं, एनाक्सापरिन लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन है, सही है। प्रोफाइलेक्टिक आप थ्रोम्बोसिस में यूज़ करते हैं, ज़्यादातर हॉस्पिटल में जो पेशेंट स्टे करता है उनमें बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईदर एजेंट, यानी चाहे अनफ्रैक्शन है या लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन है, इन दोनों को अगर आपने इंट्रामस्कुलर लगाया पेशेंट को तो हेमाटोमा फॉर्मेशन होता है, वहाँ पर ब्लड एकमुलेशन होता है, हेमाटोमा फॉर्मेशन, इसलिए एवॉइड इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, इसको IV और सबक्यूटेनियस दे दिया करें। द डोज शुड बी रिड्यूस टू अकाउंट फॉर डिक्रीज रेनल फंक्शन। अगर कोई किसी को किडनी का कोई प्रॉब्लम है तो इसमें हर मेडिसिन जो है इसका डोज एडजस्ट होता है, फिर फिजिशियन जो है इसको एडजस्ट करता है। अच्छा जी, हेपरिन के एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे? ब्लीडिंग इज द मोस्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ एनी एंटीकोआगुलेंट्स। जो एंटीकोआगुलेंट्स है इन सब का एडवर्स इफेक्ट में ये होगा कि ये ब्लीडिंग काज करेगी, क्योंकि अब फाइब्रिन नहीं बनेगी। फाइब्रिन जब नहीं बनेगी तो वो जाल लाइक स्ट्रक्चर ऊपर वो नहीं बनेगी, ठीक है जी। जब वो नहीं बनेगी तो ब्लीडिंग हो जाएगी। सो द चीप साइड इफेक्ट या जो सबसे मेजर साइड इफेक्ट है वो ब्लीडिंग है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब है, थ्रोम्बो मतलब थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बो मतलब प्लेटलेट्स, साइट्स का मतलब है सेल्स, पीनिया का मतलब है इसमें जब डिफिशिएंसी आता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया डिफिशिएंसी इन प्लेटलेट लेवल एंड थ्रोम्बोसिस, ठीक है। ये एडवर्स इफेक्ट है। मॉडेस्ट डिक्रीज इन प्लेटलेट प्लेटलेट काउंट में डिक्रीज आएगी विद इन द फर्स्ट 2 days ऑफ ट्रीटमेंट इज कॉमन, ये कॉमन है अप्रॉक्सीमेटली 1/3 ऑफ पेशेंट, बट क्लिनिकली अनइम्पॉर्टेंट। बाय कंट्रास्ट सेवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यूजुअली अकरिंग बिटवीन 2 days एंड 2 weeks, यानी 2 दिन से लेकर 2 हफ्ते तक। फिर अगर प्लेटलेट के लेवल कम आ रहा है या आपने ब्लड इन्वेस्टिगेशन लेबॉर्ट्री भिजवा दिया और वहाँ से रिपोर्ट में आया कि प्लेटलेट कम है स्टिल, सो इज रेयर एंड ऑटो इम्यून इन ओरिजिन, ये फिर ऑटो इम्यून डिजीज की तरफ जाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस एंड वर्टिब्रल कोलैप्स, दिस इज रेयर कॉम्प्लिकेशन, बहुत कम होता है, डिस्क्राइब्ड इन यंग एडल्ट पेशेंट रिसीविंग हेपरिन फॉर लॉन्गर देन 10 weeks, यूजुअली लॉन्गर देन 3 months। अगर 3 months से ज़्यादा कोई हेपरिन की थेरेपी लेते हैं तो इसमें ऑस्टियोपोरोसिस एंड वर्टिब्रल कोलैप्स, यानी हड्डियाँ जो है वो कमज़ोर पड़ जाते हैं और वर्टिब्रल कोलैप्स इसकी वजह से फिर हो सकता है, लेकिन अगर लॉन्गर थेरेपी हो तो। स्किन नेक्रोसिस एट द साइट ऑफ सबक्यूटेनियस इंजेक्शन आफ्टर सेवरल डेज ट्रीटमेंट, स्किन नेक्रोसिस हो सकता है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जब लगाते हैं, कुछ दिन बाद वो खुद बहुत रिजॉल्व भी होते हैं, सही है, और एलोपेशिया भी काज हो सकता है। बहरहाल
अच्छा जी, थ्रम्बिन इनहिबिटर की तरफ जाते हैं जो स्पेसिफिकली थ्रम्बिन इनहिबिटर है। ठीक है, हेपरिन चूंकि आपको पता था कि थ्रम्बिन इनहिबिटर भी था और फैक्टर 10 को भी इनहिबिट करता था। किस तरीके से जाके एंटी थ्रम्बिन 3 के साथ अटैच होता था और इसके एक्शन और फंक्शन को और इनहेंस करता था थ्रम्बिन इनहिबिटर। अच्छा, डेबिगाट्रॉन एटेक्सिलेट। अच्छा, सो डेबिगाट्रॉन एटेक्सिलेट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है इज द प्रोड्रग ऑफ द एक्टिव मोइटी, मतलब फ्रेगमेंट्स, मोइटी का मतलब डेबिगाट्रॉन विच इज अ डायरेक्ट थ्रम्बिन इनहिबिटर। सो डेबिगाट्रॉन इज डायरेक्टली थ्रम्बिन इनहिबिटर, ये जाके सीधा थ्रम्बिन को इनहिबिट करेगा। जब थ्रम्बिन इनहिबिट होगा तो क्या होगा जी, थ्रम्बिन जब इनहिबिट होगा तो फाइब्रोनोजीन अब कन्वर्ट नहीं होगा फाइब्रिन में। जब फाइब्रिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो क्लाट नहीं बनेगी। इसी तरीके से ये क्लाट फॉर्मेशन को प्रिवेंट करेंगे। सही है। इसके यूजेस कहाँ कहाँ पे होते हैं डेबिगाट्रिन का? इसका यूजेस करंटली अप्रूव्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रोक एंड सिस्टेमिक एम्बोलिज्म इन पेशेंट विद एट्रियल फिब्रिलेशन। बस इसमें इसका इस्तेमाल होता है। द मेजर एडवर्स इफेक्ट्स सीन लाइक एनी अदर एंटीकोआगुलेंट्स ब्लीडिंग। मैंने आपको बताया कि जब भी एंटीकोआगुलेंट आता है तो इसका मेजर साइड इफेक्ट क्या होता है? ब्लीडिंग। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एडवर्स इफेक्ट में आल्सो अकर विद दिस ड्रग because of the efficacy, oral bioavailability and predictable pharmacokinetics properties. Dabigatran may be an alternative to enoxaparin for thromboprophylaxis in orthopedic surgery. ऑर्थोपेडिक सर्जरी में फिर एनोक्सापारिन की वजह से ये जो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन है इसके बजाय फिर आप डेबिगाट्रॉन को यूज़ कर सकते हैं। डेबिगाट्रॉन इज द फर्स्ट ओरल एंटीकोगुलेंट इन 50 years टू बी अप्रूव्ड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ वाराफारिन। सही है, ये फिर ओरल वाराफारिन के बाद। सही है, वाराफारिन और ये ओरल है, हेपरिन आपको पता है सबक्यूटेनियस और इंट्रावेनस। और इंट्रामस्कुलर देंगे तो हेमाटोमा फॉर्मेशन होगा। अच्छा जी, लिपिरुडीन की तरफ जाते हैं। लिपिरुडीन हाईली स्पेसिफिक डायरेक्ट थ्रम्बिन एंटागोनिस्ट, ये भी डायरेक्टली थ्रम्बिन को इनहिबिट करता है। लिपिरुडीन इज प्रोड्यूस इन यीस्ट सेल बाय रिकम्बेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सही है। One molecule of lipiridine binds to one molecule of thrombin, resulting in blockade of the thrombogenic activity of thrombin. Thrombogenic activity का मतलब ये है कि जो प्रोथ्रम्बिन से थ्रम्बिन बनता है तो थ्रम्बिन जाके फाइब्रोनोजिन को कन्वर्ट करता है फाइब्रिन में। अब चूंकि डायरेक्टली इनहिबिटर है लिपिरुडीन थ्रम्बिन का, तो अब थ्रम्बिन कन्वर्ट इनहिबिट है तो फाइब्रोनोजिन को अब कौन कन्वर्ट करेगा फाइब्रिन में? थ्रम्बिन तो ऊपर इनहिबिट किया है, इसको रोका है नीचे आने से। ठीक है, तो इसी तरीके से क्लॉट फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है। इट हैज़ लिटिल इफेक्ट ऑन प्लेटलेट एग्रीगेशन। प्लेटलेट एग्रीगेशन, जब प्लेटलेट आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होता है, पहले क्लास में अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया तो ग्लाइकोप्रोटीन के दरमियान फिर फाइब्रिन का जो मेशवर्क बनता है, तो अटैचमेंट एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट, तो ये लिटिल इफेक्ट है। लिटिल इफेक्ट का मतलब कम इफेक्ट है इसका, इतना ज़्यादा प्लेटलेट ये इकट्ठा नहीं कर सकते। एडमिनिस्ट्रेड इंट्रावेनसली। लिपिरुडीन इज इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ HIT। HIT मतलब हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रम्बोसाइटोपिनिया। अगर हेपरिन की वजह से प्लेटलेट कम हो गए हैं, आप हेपरिन दे रहे थे पेशेंट को और इसके प्लेटलेट कम हो गए, तो फिर आप लिपिरुडीन दे सकते हैं। सही है। एंड अदर थ्रम्बो एम्बोलिक डिसऑर्डर एंड इट कैन प्रिवेंट फर्दर थ्रम्बो एम्बोलिक कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट कर सकता है। प्रिवेंट, सही है। अच्छा, लिपिरुडीन हैज हाफ लाइफ ऑफ अबाउट आवर्स। 1 घंटा इसका तकरीबन हाफ लाइफ है, यानी आप जितने टाइम में इसका हाफ ऑफ द मेडिसिन एक्सक्रीट फ्रॉम द बॉडी एंड इट अंडरगोज हाइड्रोलिसिस। द हाफ लाइफ ऑफ लिपिरुडीन कैन बी इंक्रीज अप टू 2 days इन ए पेशेंट विद रेनल फेलियर। अगर रेनल फेलियर का पेशेंट है इसलिए डोज एडजस्टमेंट करना पड़ेगा किडनी के पेशेंट्स में। याद रखें, जो भी मेडिसिन है अगर किडनी का पेशेंट है इसमें डोज एडजस्टमेंट ज़रूर करना पड़ता है। द पेरेंट ड्रग एंड इट्स फ्रेगमेंट आर एलिमिनेटेड इन यूरिन, मतलब यह है कि इसका एक्सक्रीशन यूरिन में होगा। ब्लीडिंग इज द मेजर एडवर्स इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट विद लिपिरुडीन। ये लिपिरुडीन, हेपरिन जितने भी है एंटीकोआगुलेंट्स, ब्लीडिंग तो इसका साइड इफेक्ट होगा ही होगा। Bleeding is the major adverse effect of treatment with lipirodin. About half of the patient receive lipirodin develop antibodies. So it is important to monitor the
APTT and renal function when a patient is receiving लिपिरोडीन। अच्छा जी, सो ये बहुत लाजिमी है कि जो पार्शल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम है इसको आपने मॉनिटर करना है, यानी 30 to 40 सेकंड नॉर्मल ये होता है, सही है, जब आप क्या देंगे लिपिरोडीन। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी, वाराफारिन की तरफ। विटामिन के एंटागोनिस्ट है, विटामिन के एंटागोनिस्ट वाराफारिन। अच्छा, इसमें क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सेवरल ऑफ द प्रोटीन कोआगुलेशन फैक्टर इंक्लूडिंग जैसे फैक्टर 2, फैक्टर 7, फैक्टर 9, फैक्टर 10, ये वो फैक्टर, इस ये कोआगुलेशन फैक्टर का मतलब ये है कि ये कोआगुलेशन काज करता है, सही है, कोआगुलेशन का मतलब ब्लड क्लॉट बनाता है। ये जब फैक्टर बनता है लीवर में, असल में ये फैक्टर बनते हैं, तो इनके लिए विटामिन के की ज़रूरत होती है। जब विटामिन के की मौजूदगी में ये बनेंगे, a cofactor for their synthesis by the liver. So vitamin K is regenerated from the epoxide by vitamin K epoxide reductase, the enzyme that is inhibited by warfarin. विटामिन के किस तरह बनता है जी, ये रिजेनरेट होता है दोबारा फ्रॉम द एपॉक्साइड। एपॉक्साइड से किस तरह, विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज एंजाइम है, तो वाराफारिन आके एपॉक्साइड रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करेगा। जब ये एंजाइम इनहिबिट हो जाएंगे तो अब विटामिन के नहीं बनेगा। जब विटामिन के नहीं बनेंगे, ठीक है, सो ये आके वाराफारिन आके इस एंजाइम को इनहिबिट करेगा। जब ये एंजाइम इनहिबिट होगा तो अब ये जो फैक्टर है, फैक्टर 7, फैक्टर 9, फैक्टर 10, फैक्टर 2, यानी जो थ्रम्बीन, फैक्टर 2 का मतलब थ्रम्बीन था, अब ये नहीं बनेंगे। जब नहीं बनेंगे, क्यों, विटामिन के को इनहिबिट किया है किसने, वाराफारिन ने। अनलाइक हेपरिन, एंटीकोआगुलेट इफेक्ट ऑफ वाराफारिन आर नॉट ऑब्जर्व अंटिल 8 to 12 आवर्स। उसका हाफ लाइफ कम था ना, 2 आवर्स, 2.5। ये अब देखे ज़रा, अंटिल 8 to 12 आवर्स का टाइम जो है ये लेता है आफ्टर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, बट पीक इफेक्ट में बी डिलेड फॉर 72 to 96 आवर्स, द टाइम रिक्वायर्ड टू डिप्लीट द पूल ऑफ सर्कुलेटिंग क्लॉटिंग फैक्टर। तो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, इसीलिए अगर इमीडिएटली आपको ज़रूरत हो तो इससे काम नहीं चलेगा। द एंटीकोगुलेंट इफेक्ट ऑफ वाराफारिन कैन बी ओवरकम बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन के, यानी एंटीकोगुलेंट इफेक्ट अगर इसका आपने ख़त्म करना है, फिर आपने विटामिन के एडमिनिस्टर करना है पेशेंट को। हाउएवर reversal following administration of vitamin K takes approximately 24 hours, the time necessary for degradation of already synthesized clotting factor। 24 घंटे तक टाइम लेते, तो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है ये वारफारिन। अच्छा, थेराप्यूटिक यूज ऑफ वारफारिन। वारफारिन इज यूज टू प्रिवेंट द प्रोग्रेशन और रिकरेंस ऑफ एक्यूट डीप वेन थ्रोम्बोसिस और पल्मोनरी एम्बोलिज्म आफ्टर इनिशियल हेपरिन ट्रीटमेंट। इनिशियली जो ट्रीटमेंट होगा, चाहे डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, इसका इनिशियल जो ट्रीटमेंट है सबसे पहले वो हेपरिन के साथ, बाद में कंटिन्यूएशन थेरेपी जो है तब जाके वारफारिन पे फिर कन्वर्ट करेंगे। और वारफारिन आपको पता है ये ओरल भी ले सकते हैं, हेपरिन चूँकि ओरली नहीं ले सकते, इसलिए बाद में फिर आप वारफारिन पे कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इनिशियल थेरेपी हेपरिन के साथ होगा। It is also used for the prevention of venous thromboembolism during orthopedic or gynecologic surgery। ऑर्थोपेडिक सर्जरी है, बोन जो सर्जरीज होते हैं, या गायनोकोलॉजिक गायनी में जो सर्जरीज होते हैं, इसमें प्रिवेंशन के लिए दे सकते हैं। प्रिवेंशन यानी प्रोफाइलेक्टिकली। प्रोफाइलेक्टिकली इट इज़ यूज इन द पेशेंट विद एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, प्रोस्थेटिक हार्ट वाल जो होते हैं, एंड क्रोनिक एट्रियल फिब्रिलेशन। क्रोनिक एट्रियल फिब्रिलेशन, जब एट्रियल जो है, एट्रियम ऑफ द हार्ट, वो बहुत ज़्यादा बीट करते हैं फिब्रिलेशन में। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होगा वारफारिन का, इज रैपिडली एब्जॉर्ब्ड आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, 100% बायो अवेलेबिलिटी विद लिटिल इंडिविजुअल पेशेंट वेरिएशन। बाकी ये 100% बायो अवेलेबिलिटी है, यानी सीरम में, ब्लड में ये 100% जाएगा। आपने फॉर एग्जांपल जितना दिया है वो सब जाएगा ब्लड में। ऑल्दो फूड में डिले एब्जॉर्प्शन, इट डज नॉट अफेक्ट द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग। वारफारिन इज 99% बाउंड टू प्लाज्मा एल्बुमिन, प्रोटीन के साथ बाउंड होता है, विच प्रिवेंट इट्स डिफ्यूजन इनटू द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, यूरिन एंड ब्रेस्ट मिल्क।
सही है। सो द मीन हाफ लाइफ ऑफ वाराफारिन इज अप्रॉक्सीमेटली 40 आवर्स। कितना ज़्यादा है देखें, 40 आवर्स में इसका हाफ जो मेडिसिन है, हाफ डोज वो निकलेगा, एक्सक्रीट होगा बॉडी से। But this value is highly variable among individual. Prothrombin time, a measure of the extrinsic pathway, may be used to monitor warfarin therapy. Prothrombin time जो है PT, ठीक है, PT, APTT ये सारे, सो इसमें प्रोथ्रम्बिन टाइम को आप मॉनिटर करेंगे, एक्सट्रिंसिक पाथवे को आप मॉनिटर करेंगे, आपको पता चलेगा कि वाराफारिन अंदर क्या कर रहा है। द गोल ऑफ वाराफारिन थेरापी इज एन INR ऑफ 2 to 3। INR मतलब इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशो होता है ब्लड के लिए, ये 2 to 3 फॉर मोस्ट इंडिकेशन एंड 2.5 to 3.5 इन पेशेंट विद मैकेनिकल हार्ट वाल, इसमें इसका होता है। अच्छा जी, थेरेपी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एडवर्स इफेक्ट जो है वाराफारिन क्या होता है, हेमोरेज। एडवर्स इफेक्ट इसका होगा हेमोरेज, ब्लीडिंग, सही है, हेमोरेज का मतलब ब्लीडिंग। लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग रिक्वायर्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। जो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है इसको फिर एडमिनिस्टर करना पड़ता है ज़्यादा ब्लीडिंग की वजह से, अगर वाराफारिन की वजह से हो गया जो भी है। और स्पेसिफिक कोआगुलेशन फैक्टर कंसिडर, जैसे फैक्टर 8 भी लगाते हैं बाद दफा पेशेंट को विद एडवाइस फ्रॉम अ हेमेटोलॉजिस्ट के एडवाइस पर, वो एडवाइस करेगा कि हाँ लगाए या ना लगाए, फैक्टर 8 लगाना चाहिए या फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा लगाना चाहिए, सही है। अदर एडवर्स रिएक्शन ऑफ वाराफारिन इंक्लूड टेराटोजेनेसिस, यानी ये टेराटोजेनिक मतलब ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, लेकिन जो हेपारिन था ऊपर, ठीक है, वो नहीं क्रॉस करता, तो इसलिए हेपारिन वाज सेफ, ठीक है, इन प्रेगनेंसी। और इस तरह रैशेस काज कर सकता है, यानी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन और विटामिन के डिफिशिएंसी, क्योंकि विटामिन के का एंटागोनिस्ट के तो ऑलरेडी इसका डिफिशिएंसी काज कर सकता है वाराफारिन। चलो जी, ये हो गया ख़त्म, एक छोटा सा टॉपिक था ये, लेकिन बहुत बड़ा नॉलेज है इनमें, इसको पढ़ना चाहिए आप लोगों को। मेन जो चीज़ें थे यहाँ पर मैंने आपको पढ़ा दी। बाकी ये जो आपको नज़र आ रहा है कि एर्गाट्रोबान वगैरह, सही है, और डाइबेगाट्रॉन, एनाक्सापारिन, हेपारिन, लेपुरोडीन, वाराफारिन, सो इनमें जो इम्पोर्टेंट है हेपारिन है, वाराफारिन है, सही है, एनाक्सापारिन है जो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन, ये आप लोगों ने इनको स्टडी करना है, याद करना है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको याद होना चाहिए, साइड इफ़ेक्ट्स आपको याद होना चाहिए, इंडिकेशंस याद होना चाहिए आपको। तो जब आपको ये याद होंगे तो इंशाल्लाह फिर मसला नहीं होगा। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम फाइब्रिनोलाइटिक की तरफ फिर जाएंगे। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे में आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, इन दोनों का मकसद है कि फाइनली जाके क्या करें, जाके जो थ्रम्बीन है, इन दोनों का मकसद ये है कि थ्रम्बीन को, जो थ्रम्बीन है इसको सॉरी प्रोथ्रम्बीन है, क्या है, प्रोथ्रम्बीन, सही है, PRO, प्रोथ्रम्बीन, इन्हें प्रोथ्रम्बीन को कन्वर्ट करें थ्रम्बीन में। इन पाथवे का मकसद ये है, जब ये थ्रम्बीन में कन्वर्ट हो जाएगा तो थ्रम्बीन फिर जाके फाइब्रिनोजिन जो है, फाइब्रिनोजिन, इसको कन्वर्ट करेगा फाइब्रिन में, फाइब्रिन, क्योंकि फाइब्रिनोजिन जो है ये सॉल्युबल फॉर्म में होता है ब्लड में, ये क्लॉट नहीं होते, सॉल्युबल, सही है। लेकिन जैसे ये फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है तो ये इनसॉल्युबल फाइब्रिन बन जाता है, इनसॉल्युबल, यानी ये इस तरह के फ्रेगमेंट्स बनाता है फिर, सही है। और RBC, प्लेटलेट और इन सब चीज़ों के ऊपर एक जाल बनाता है और इस तरह फिर क्लॉट बनता है। क्या बनता है जी, क्लॉट। इस फाइबर को फिर कोआगुलेशन कहते हैं, क्लॉट बनता है ये। तो इस तरह प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस करता है। लेकिन अगर ये पैथोलॉजिकल, हम कहते हैं कि पैथोलॉजिकली कोई क्लॉट ना बने, थ्रम्बाई ना बने, एम्बोलाई ना बने, तो फिर हम जाके हेपारिन और ये लोग देते हैं, सही है, हेपारिन, वाराफारिन, इस तरह के मेडिसिन फिर देते हैं, सही है, एंटी कोआगुलेंट्स, ताकि ये क्लॉट न बने। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम फाइब्रिनोलाइटिक पढ़ेंगे या थ्रम्बोलाइटिक। तो एंटीकोआगुलेंट में सिर्फ ये बात याद रखें कि एंटीकोआगुलेंट जो है बना हुआ क्लॉट को ये डिज़ोल्व नहीं कर सकता, ये बात याद रखें।
लेकिन क्लाट को बनने से रोकता है कि क्लाट फॉर एग्जांपल छोटा क्लाट बन गया है, अब ये बड़ा ना हो जाए, इसलिए हम दे सकते हैं। लेकिन क्लाट को अगर डिज़ोल्व करना है, इसको तोड़ना है, इसको लाइसिस करना है, इसके लिए हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि इसके लिए थ्रम्बोलाइटिक आते हैं, यानी थ्रम्बस को लाइसिस करना, तोड़ना, या फाइब्रिनोलाइटिक फाइबर को तोड़ना है। इसके लिए जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज वगैरह, एटीप्लेज वगैरह हम देंगे। सही है, तो ये इंशाल्लाह इसमें आप लोग का क्विज़ भी होगा, इसके लिए भी आप तैयार रहे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।